सीमित समय में और बहुत सीधे शब्दों में आपसे बात करना चाहूँगा। देखो, जब 10वीं और 12वीं के रिजल्ट आए, आपकी मार्कशीट आई, तो आपके घर वालों ने देखा कि मेरे बच्चे के इतने परसेंट आए, इतने नंबर आए। आपने खुद भी देखा कि मेरे इतने नंबर आए, और एक नैरेटिव बना आपके दिमाग में कि मेरी ये क्वालिफिकेशन है। सोसाइटी में ये बना कि बच्चा 70% वाला है, 80 वाला है, 90 वाला है। एक दूसरा नैरेटिव उन्होंने बना दिया। उन सब ने आपको जैसा कहा वैसा आपने स्वीकार कर लिया कि मेरे 70% बने, मैं साइंस नहीं ले सकता। मेरा जो क्राइटेरिया है बहुत अच्छे एग्जाम को तैयार करने का नहीं है, और हमने हमारे खुद के बारे में कमज़ोर धारणा बना। मैं सब बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ। पहला जो मेरा फोकस है कि आपका जो रिजल्ट है, रिपोर्ट कार्ड है, आपके 1 वर्ष की उपलब्धि को बताता। आपकी बौद्धिक क्षमताओं का पैरामीटर तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि व्यक्ति के पास में असीमित बौद्धिक क्षमताएं हैं। वो चाहे जो कर सकता है, सिर्फ उसे इच्छा शक्ति की जरूरत है, त्याग, समय और समर्पण। ये तीनों चीज़ें मिलती है। हमारे मन में जो भी टारगेट होता है उसे हम ज़रूर पूरा कर सकते हैं। हम कभी ये सोचें कि मेरे नंबर इतने हैं इसलिए मैं इस फील्ड में जा सकता हूँ, तो ये हमारा जो निर्णय है वो पूर्ण रूप से सही निर्णय नहीं होगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपको आपके जीवन के बारे में जो निर्णय लेना है, आपके निर्णय निर्माण में अपनी कुछ भूमिका या अपने अनुभव को आपके साथ में शेयर करने का प्रयास करूँगा। हालांकि बहुत सफलता व्यक्ति में से मैं भी नहीं हूँ, इसलिए आपके जो पूर्व वक्ता रहे हैं उन्होंने बहुत अच्छी पोस्ट पे गए हैं, बहुत अच्छी प्रिपरेशन की है, और उन्होंने आईटी सेक्टर और साइंस सेक्टर को बहुत अच्छे से देखा है। उन्होंने जो बोला और जिस प्रकार की प्रिपरेशन थी, शायद मुझे लगा कि कोई जिला स्तरीय या राज्य स्तरीय सेमिनार हो रही है, और उसमें उन्होंने आपको प्रत्येक फील्ड के बारे में एक वेब लिंक भी दिया कि आपको इस सेवा से संबंध में या इस प्रतियोगी परीक्षा से संबंध में अगर सटीक जानकारी चाहिए तो आप इस लिंक पे लॉगिन करें। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि अपने उंगलियों के नीचे दुनिया है। आज हम जो भी जानकारी चाहें कुछ ही समय में हमारे विदिन माइक्रो सेकंड हमारे क्लिक करते ही हमारे सामने उपलब्ध हो जाती है। 2 विडंबनाएं हैं, बहुत सारी साइड है और बहुत सारे लिंक। कौन सही है और कौन गलत है, कहाँ कौन सी चीज़ जो बताई जा रही है वो सही है और कौन सी ऐसे ही फेक है, उसकी विश्वसनीयता कितनी है, इसकी जानकारी हमें शायद नहीं होती है। मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित जो भी जानकारी हमें इकट्ठा करनी है, जो ऑथेंटिक वेबसाइटें हैं उन्हीं को लॉगिन करें, उन पे जो न्यू अपडेट्स हैं उनको देखें और वहीं से प्राप्त करें, उसे ही सही मानें। किसी भर्ती परीक्षा, किसी योग्यता आयु के बारे में कोई भी जानकारी हमें चाहिए तो हमारी एक प्रवृत्ति हम दूसरे से पूछते हैं कि इसमें क्या योग्यता चाहिए, इसमें क्या करना पड़ेगा। थोड़ा सा अपने नेचर को हमें बदलना पड़ेगा। जो भी नोटिफिकेशन आते हैं उन्हें लाइन टू लाइन पढ़ना है। देखो, जो सामने वाला व्यक्ति आपको कह रहा है उसको उसकी ज़रूरत नहीं हो, शायद वो एक समय में कितना भी बड़ा व्यक्ति रहा हो, आज वो तैयारी नहीं करता है, वो अपडेट नहीं हो सकता है। उसके द्वारा दी गई जानकारी पूर्ण रूप से सही हो ये भी जरूरी नहीं है। तो आपको उस नोटिफिकेशन को लाइन टू लाइन पढ़ना है, और पढ़ने के बाद में आपको खुद कंक्लूजन निकालना है कि जिस एग्जाम के बारे में मैं निर्णय लेना चाह रहा हूँ उसके लिए वास्तव में क्या योग्यताएं चाहिए और किस प्रकार का एग्जाम पैटर्न है, नए संशोधन क्या हुए, वो सारे अपने खुद को पता करने हैं। हमारे पास लिंक या हमारे पास ऐसे सोर्सेज आज के समय में उपलब्ध है, लेकिन विश्वसनीय जो सोर्स है उनका इस्तेमाल। मैं 2 बातें आपको फोकस करना चाहूँगा। पहली बात तो अपने खुद के बारे में जो स्व प्रत्यय बनाते हैं वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाए। कभी भी किसी एग्जाम में हमारे कम नंबर आए, किसी कार्य में हमें असफलता मिली, इसका ये मतलब कतई नहीं है कि हम कमजोर हैं। भाई साहब ने कहा कि हमें हमारे देखो ईश्वर ने जो दिमाग दिया शायद 1450 ग्राम और सभी एडल्ट्स का लगभग उतना ही होता है, और उसके बहुत कम हिस्से को अपने जीवन पर्यंत अपन काम में ले सकते हैं। आइंस्टीन ने एक बार एक उसका दृष्टांत है, मैं आपके सामने 2 मिनट में प्रस्तुत करके अपने विषय पर जाना चाहूँगा। अमेरिका में एक स्थान पर रेल यात्रा कर रहे थे, उनका टिकट गुम गया। टीटी आया तो उन्हें जानता था, बहुत फेमस वैज्ञानिक थे अमेरिका के उस समय के। तो टीटी ने कहा कि मुझे आप पे विश्वास है कि आपने टिकट जरूर लिया होगा, शायद कहीं मिस हो गया होगा, आप निश्चित रहे जहाँ उतरना है उतर जाइए।
टीटी घूमते घूमते अगली बोगी में गया, आगे गया, फिर दूसरे राउंड में वापस आया तो एसटी टिकट ही घूम गया। टीटी को लगा कि जब मैंने इनको ये कह दिया कि आपको टिकट ढूंढने की जरूरत नहीं है, फिर भी क्यों ढूंढ रहे हैं। टीटी ने पूछा कि आप सब क्यों परेशान हो रहे हैं, आपको पूरी दुनिया जानती है और आपने बिना टिकट के आप यात्रा नहीं कर सकते हैं और आप निश्चिंत रहिए। तो आइंस्टीन का एक जवाब था, मुझे ये पता नहीं है मुझे कहाँ जाना। आज तक दुनिया का सबसे ज़्यादा बुद्धिशाली व्यक्ति जिसको माना जाता है वो ये स्टेटमेंट देता है कि ट्रेन में बैठा हुआ मुझे कहाँ उतरना है मुझे पता नहीं है। क्या आप ये सोच सकते हो कि उसकी बौद्धिक क्षमताओं में, उसकी स्मरण शक्ति में कहीं कमजोरी नहीं होगी? ऐसा तो हो नहीं सकता। फिर वो भूल कैसे गया मुझे कहाँ उतरना है? थोड़ा सा सोच के बता पाओ तो कम्युनिकेशन 2 वे होगा अपना। क्या कारण था कि उसे याद नहीं रहा मुझे कहाँ उतरना है? देखो, वो एक प्रोजेक्ट को प्रेजेंटेशन करने जा रहे थे और उनके दिमाग में वो प्रोजेक्ट चल रहा था, उन्हें दूसरा कुछ भी तो दिखाई दे रहा था ना सुनाई दे रहा था। उनका जो उद्देश्य था, उनका सारा ध्यान उसी पर था। उनके ब्रेन का ज़्यादातर हिस्सा उस प्रेजेंटेशन को अपने दिमाग में प्रिपेयर कर लेता था। दुनिया का ऐसा वैज्ञानिक जो सोचता था अपने दिमाग में क्रिएट कर लेता था। लैब की जरूरत भी बहुत कम पड़ती थी। भूल जाता था कि छोटी छोटी बातें, रोजमर्रा की चीज़ें उसके दिमाग से स्लीप हो जाती थी। आपका दिमाग किसी एक क्षेत्र में कमजोर हो सकता है, दूसरे क्षेत्र में बहुत से लोगों से आगे हो सकते हैं। पढ़ने में हो सकता है कि रुचि नहीं हो, इस वजह से आपके नंबर कुछ कम आएगा, लेकिन आपकी बौद्धिक क्षमता है कि कमजोर हो, ये बहुत रेयर केस में किसी 0.111% बच्चों के हो सकता है, इससे ज़्यादा के नहीं हो सकता। ईश्वर ने हम सबको एक बहुत ही उच्च बौद्धिक क्षमता दी है और होमो सेपियंस मानव की श्रेणी में पैदा किया है, जिसको अपन कहते हैं दुनिया का सबसे बुद्धिमान प्राणी। अपन बात करते हैं आर्ट्स स्ट्रीम की। देखो, जैसे ही 12वीं होती है, आर्ट्स वाले कितने बच्चे थे, एक बार हाथ खड़े करें। चलो, संख्या अभी भी कम नहीं है, मैं भी आपका भाई हूँ। जैसे ही 12th क्लास क्रॉस की तो हम देखते हैं कि अगले बैच में जो लड़के थे और मेरे साथ वाले लड़के थे वो कहाँ जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। हमारा ध्यान कहाँ रहता है कि अगला बैच कहाँ जा रहा है। मेरे गांव में जो लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब में, उन्होंने क्या किया और दूसरे जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, उनको देख के अपने लिए निर्णय लेते हैं। थोड़ी सी इस प्रवृत्ति को हमें बदलना है। अपने लिए निर्णय, हमें अपनी बौद्धिक क्षमताओं, अपने मेहनत करने की क्षमता, अपने लगन और रुचि को ध्यान में रख के लेना। आपका जिसमें इंटरेस्ट है वो काम ही करना है। नौकरी रोजगार का माध्यम अगर बना लेंगे तो पूरे जीवन दुखी रहेंगे। आपकी जो इच्छा है, आपने भले रोजगार प्राप्त कर दिया सरकारी सेवा में जाके, लेकिन आपके मन में आप जो काम करना चाहते थे वो नहीं हुआ तो जीवन पर्यंत आप खुश नहीं रह पाओगे और आपका मन प्रेजेंट नहीं रह पाएगा। और एक ऐसा समझे तो अपने जीवन का सबसे एक नकारात्मक बिंदु रहेगा कि हमने सही समय पर सही निर्णय नहीं लिया। निर्णय निर्माण के बारे में कहा जाता है कि कोई भी निर्णय कभी भी 100% सही नहीं होता। निर्णय कितना सही है ये उसके परिणाम पर निर्भर करता है और परिणाम जिस समय निर्णय लिया जाता है उस समय नहीं आता, उसके काफ़ी समय बाद आता है। तो हमारा जो निर्णय, हम जिस ब्रांच में जाना चाह रहे हैं, जिस फील्ड को चुन रहे हैं, उसमें हमें कितनी सफलता मिले नहीं मिले भविष्य के गर्त में है, लेकिन हमारी रुचि और क्षमताओं के अनुसार हमें निर्णय लेना है। सबसे पहले हम बात करते हैं 12वीं के बाद में या तो हम ग्रेजुएशन करते हैं या बहुत सारे ऐसे जो कोर्सेज हैं उनमें जाते हैं। अगर हम ग्रेजुएशन करते हैं, बहुत से बच्चे 2 स्ट्रीम में जाते हैं ज़्यादातर अपने यहाँ से, STC या फिर ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन का मतलब स्नातक की डिग्री है 3 साल। मैं इस विषय पर आपको कहना चाहूँगा कि ग्रेजुएशन आप जनरली जो बच्चे जिस विषय में करते हैं उनको थोड़ा सा छोड़। बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनकी डिमांड कुछ ज़्यादा है और कोशिश करें कि किसी विषय पर आपकी पकड़ है तो आप ऑनर्स करें। ऑनर्स से मतलब है 3 साल आपको एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है। 3 साल एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है। जब आप ऑनर्स के साथ में निकलेंगे, चाहे हिंदी हो, संस्कृत हो और कोई विषय हो, समाज विज्ञान हो, राजनीति विज्ञान हो, तो शायद आप उस विषय में उतने पारंगत होंगे जितने अन्य बच्चे नहीं। आपकी किसी विशेष विषय में रुचि है तो आप ऑनर्स का चुनाव करें, ये आपके लिए फायदेमंद रह सकता है। उसके बाद में आर्ट्स वाले इसके अलावा भी क्या कर सकते हैं, तो BBA कर सकते हैं, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव, BBE कर सकते हैं, बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमी, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। देखो, आर्ट्स जो सब्जेक्ट है वो कला से संबंधित है, लेकिन हमने इसको विषय में उलझा दिया।
अगर आप में कोई स्पेशल कला है, डांस है, म्यूजिक है, पेंटिंग्स है, तो BFA करें आप, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, उसमें भी बहुत सारे स्कोप हैं। उसके बाद में अगर आप कंप्यूटर में रुचि रखते हैं, ऐसा नहीं है कि BCA है तो साइंस वाला बच्चा ही कर सकता है। आर्ट्स का कैंडिडेट भी न चाहे तो BCA कर सकता है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। उसके भी आज के समय में कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर नॉलेज के भी बहुत सारे स्कोप हैं। उसके अलावा आज के समय में अभी चर्चा हो रही थी कि हमारा सेवा क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा प्रबल है। हमारी इकोनॉमी में अगर सबसे ज़्यादा अगर किसी से इनकम होती है तो सर्विस सेक्टर से होती है, और सर्विस सेक्टर में बहुत बड़ी भूमिका है होटल सेक्टर की। होटल मैनेजमेंट का जो बैचलर डिग्री है वो अगर आप करेंगे तो जो बड़े होटल हैं उनमें आपको जॉब मिलने की अपॉर्चुनिटी रहेगी। उसके अलावा बैचलर ऑफ टूर एंड ट्रैवल, बहुत सारे जो टूरिस्ट भारत आते हैं या भारतीय लोग होते हैं उनको गाइड की ज़रूरत होती है। उनके मैनेजमेंट के लिए भारत सरकार और राजस्थान सरकार का जो पर्यटन विभाग है उसमें कुछ पद होते हैं, तो उसके लिए अपन BGTM भी कर सकते हैं। उसके अलावा आज के समय में विधि का ज्ञान होना जरूरी है, और बहुत सारे ऐसे परिप्रेक्ष्य हैं जिसमें कई विवाद होते हैं और कोर्ट में जाना पड़ता है, तो LLB की ज़रूरत होती है। अगर आप उसको 12वीं के बाद ही आपको लगता है कि मैं बहुत अच्छा आर्ग्यूमेंट्स कर सकता हूँ, किसी तथ्य तक पहुँचने की क्षमता है मेरे में, तो BA के साथ में BA LLB करें आप, 4 वर्ष में हो जाएगी। LLB के बनस्पत आप 12वीं के बाद ही करें तो आपका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाएगा और BA LLB भी हो जाएगी। उसके बाद में आजकल बहुत सारे NGOs हैं जो सोशल वर्क का काम करते हैं, समाज सेवा का काम करते हैं। उनमें BSW जो होल्डर्स होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट रहती है, तो अगर आपकी रुचि है समाज सेवा में तो आप BSW की तरफ भी जा सकते हैं। उसके बाद में मैं आपको कहना चाहूँगा कि आज के समय में अगर हमारे लोकतंत्र के 4 जो स्तंभ है उनमें सबसे महत्वपूर्ण, जिसको अपन मीडिया कहते हैं, मीडिया या जर्नलिज्म में किसी को इंटरेस्ट है तो आप है BCMC कर सकते हैं, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन। इस क्षेत्र में भी हमारे लोग बहुत कम हैं और अपनी आवाज़ को इस दुनिया तक पहुंचाने का सबसे बेहतर माध्यम है। और जो इस फील्ड में अगर डिग्री डिप्लोमा अपन करते हैं तो अपने बोलने की शैली, डेटा कलेक्ट करने की शैली, किसी बात को प्रस्तुत करने का जो अंदाज है वो कुछ अलग ही होगा, और हम अपने लिए एक बहुत बेहतर जॉब क्रिएट कर पाएंगे। अगर आप ग्रेजुएशन की बात करना चाहते हैं LLB भी कर सकते हैं। उसके बाद में आप सबका जो ज़्यादातर इंटरेस्ट रहता है STC और BEd, उनके बारे में बात करते हैं अपन। STC लगभग जो 12वीं पास होते हैं वो देख लेते हैं कि STC कहाँ से हो रही है और जहाँ नहीं जाना पड़े वहाँ से कर लेते हैं। रोजगार प्राप्त करने के लिए एक अच्छा माध्यम भी इसको अपन कह सकते हैं, परंतु आप जो विगत वर्षों में स्थितियाँ देख रहे हो आने वाले समय में उसी प्रकार की बनी रहे, ये शायद मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जितने लोग राजस्थान से STC कर रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा बाहर के राज्यों से करके आ रहे हैं, और धीरे धीरे L1 में जो पदों की संख्या है उसकी रिक्तता कम होती जा रही है। आने वाले समय में इतनी ज़्यादा संख्या में पदों की भर्ती निकले, ये थोड़ा सा इसमें कम संभव लग रहा है। तो STC की तुलना में आप BSc BEd या BA BEd की तरफ जाएँ, इंटीग्रेटेड कोर्स करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। STC के स्कोप पूरी तरह ऐसा नहीं है खत्म हो गए हैं, परंतु कोशिश करें कि राजस्थान में बहुत सारी सीटें हैं, अगर इनमें आपका चयन हो जाता है तो आप ये समझिए कि जब यहाँ हो रहा है तो जब शिक्षक भर्ती होगी तो उसमें भी आपका हो जाएगा। तो कोशिश ये करें कि यहाँ से BEd या STC है वो राजस्थान से करने का प्रयास करें। एयर के बारे में मनीष जी ने आपको काफ़ी कुछ बता दिया। उसके बाद में कुछ ऐसे कोर्सेज हैं, जब आप ग्रेजुएशन करते हैं तो उस समय स्वाभाविक है कि हमारी प्रवृत्ति है BA के दौरान जब हम एक गांव से निकलकर शहर जाते हैं तो सबसे पहले मॉल कितने हैं, मल्टीप्लेक्स वहाँ कितने हैं, मूवीज़ कहाँ चलती है, फास्ट फूड क्या है, ये सब जानते हैं और हम उसमें डिप्लोमा करना शुरू करते हैं। हमारा आकर्षण होता है इस भौतिकता और आधुनिकता को जानने का, और हमारे शुरुआत के 1-2 साल इसी में वेस्ट हो जाता है। हमारा जो प्राइम समय है, जिस समय हमारा जो दिमाग है बहुत ज़्यादा काम करता है, बौद्धिक कुशाग्रता होती है, हमारी स्मरण शक्ति भी बहुत प्रबल होती है, उस समय को हम एक ऐसे सर्कल में जाकर उस सोसाइटी के साथ में अपने आप को एडजस्ट करने में वेस्ट करते हैं।
मेरा आपको ये कहना है कि आप उस तरफ अपने ध्यान को आकर्षित नहीं करें। बीए या जो ग्रेजुएशन डिग्री कर रहे हैं उसके साथ में कुछ छोटे छोटे कोर्सेज हैं, उनको आप एडिशनल तौर पर समय देकर कर लें तो आपकी जो योग्यताएं हैं वो कहीं कहीं आपको किसी भी प्रकार का रोजगार दिलाने में मदद करेगी। और ऐसे कौन से कोर्स हैं छोटे छोटे जो आपको ग्रेजुएशन के साथ में आप कर सकते हो और उससे आपको मदद मिल सकती है। बहुत सारे कोर्स की एक लिस्ट है जो आप 3 से 12 महीनों के भीतर कर सकते हैं। देखो, डेटा साइंस कंप्यूटर से रिलेटेड है, अगर उसका आपको नॉलेज है तो प्राइवेट सेक्टर में आपको छोटा मोटा रोजगार मिल सकता है। फंडामेंटल ऑफ स्टॉक मार्केट, अगर आप स्टॉक मार्केट से संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं, फ्यूचर में आपकी पारिवारिक स्थिति अच्छी है, आप स्टॉक का कुछ काम करना चाहते हैं, तो फंडामेंटल या बेसिक जो कोर्स है 3 से 12 महीने के बीच का, इसके तहत आप उसको कवर कर सकते हैं। कंप्यूटर की लैंग्वेज है, अगर आपका इंटरेस्ट है तो जावा है, सी प्लस है, इनके बारे में भी आप जान सकते हैं। वेब डिजाइनिंग के बारे में भी आप कुछ कर सकते हैं। ऐप डेवलपर का काम भी आप कर सकते हैं। आर्ट सिस्टम वाले भी कर सकते हैं, ये विशेष बात है। ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हैं। उसके अलावा और कुछ नहीं हुआ तो MS ऑफिस तो कम से कम आप पूरा इस समय के दौरान सीख जरूर लें, क्योंकि आप कुछ भी कंप्यूटर पे करने जाएंगे, किसी भी जॉब में जाएंगे तो आज ऐसा कोई विभाग नहीं है जो बिना कंप्यूटर के चलता हो। तो थोड़ा थोड़ा ये बेसिक नॉलेज है। देखो, इससे आपको बहुत बड़ी अचीवमेंट मिलेगी जरूरी नहीं है, लेकिन आपकी जो उपलब्धि है उसमें 2-3% का इम्प्रूवमेंट जरूर हो जाएगा। आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसमें थोड़ा सा आपको प्लस जरूर मिलेगा। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे छोटे डिप्लोमा कोर्सेज हैं जिनमें हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, देखो कई गेस्ट आते हैं, उनको ठहराने रुकाने और उनकी व्यवस्था करने से संबंधित एक नया जो जॉब है कि किस प्रकार किसी सिटीज़ में कुछ गेस्ट आ रहे हैं, कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा है, उसको मैनेज कैसे करना है, इसका भी पूरा डिप्लोमा है, उसका पूरा शेड्यूल होता है। टूरिज्म मैनेजमेंट का भी एक पूरा डिप्लोमा होता है जिसको आप शॉर्ट समय में ग्रेजुएशन के साथ साथ कर सकते हैं। उसके बाद में एडवर्टाइजमेंट और पब्लिक रिलेशन से संबंधित जो डिप्लोमा है उनको करके इस क्षेत्र में भी अपने रोजगार कैसे ढूंढ सकते हैं अपन। उसके बाद में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें आप अपनी रुचि के अनुसार छोटे छोटे डिप्लोमा जो 3 से 9 महीनों के बीच में होते हैं, अपने ग्रेजुएशन के समय के दौरान उनको करके अपने समय की बचत कर सकते हैं, जिससे आपका जो ग्रेजुएशन का समय है उसके साथ साथ आपको कुछ थोड़ा बहुत दूसरा जो बेसिक रिक्वायरमेंट है आपकी स्किल इम्प्रूवमेंट के लिए वो आपको हासिल हो जाए। बात करते हैं, अगर आपने ग्रेजुएशन कर ली, ग्रेजुएशन के बाद में आपको लगता है आपने पीजी भी कर लिया जिस विषय में आपको इंटरेस्ट है, उससे पहले अगर आपने ऐसा टारगेट बना रखा है कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, कॉलेज व्याख्याता बनना है, आजकल उसका नाम असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया है और ये कॉलेज शिक्षा के अधीन आता है। शिक्षा विभाग में सीधी भर्ती से भरी जाने वाली सबसे बड़ी पोस्ट है, 6000 ग्रेड पे इसका लगता है, जो अपने प्रिंसिपल से भी ऊपर का लगभग, तो इतनी बड़ी पोस्ट है। नेट या सेट का एग्जाम आपको क्वालिफाइंग करना है। कौन सा? नेट या सेट, UGC करवाता है इसे। नेट सेट आप क्वालिफाइंग हो या नहीं भी हो, आप MA फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो, वो भी आप उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम है उसकी रूपरेखा बनाई हो तो लगभग ये इसमें पहले जो इंटरव्यू था उसका मार्किंग बहुत ज़्यादा था और पार्सलिटी की संभावना बहुत ज़्यादा रहती थी। कुछ वर्षों से इंटरव्यू के मार्क कम कर दिए उसमें, अभी सिर्फ 12% मार्क है इंटरव्यू के। बाकी के आपके जो सब्जेक्टिव नॉलेज है उसके आधार पर आपको जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा उससे आपका चयन होगा। इसमें 3 पेपर हैं, 2 पेपर हैं, टोटल 400 प्रश्नों के पेपर हैं, जिसमें 150 नंबर के 2 उस संबंधित विषय के होंगे और 100 नंबर का आपका जीके से रिलेटेड होगा। कुल मिला के 400 प्रश्नों, प्रत्येक प्रश्न आधे का 1/3 नेगेटिव मार्किंग। इसके साथ में अगर आपने असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम क्लियर किया, अगर आप MA फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं और जिस दिन ये इंटरव्यू कॉल शुरू होते हैं उसके पहले दिन अगर आपके पास में नेट और MA फाइनल आपकी डिग्री है जो कंप्लीट हो गई या सेट या MA फाइनल कंप्लीट हो गया तो आप उसके लिए एलिजिबल होते हैं। और मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा लीग से हटकर सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में हम जो देखते हैं मार्क्स साहब से थोड़ा सा ऊपर निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा जो फील्ड है वो बहुत सीमित होता जा रहा है।
हमारे समाज के कुछ लोग जो 0.1% या 1% के बराबर है, वो बहुत उच्च पदों पर हैं, लेकिन बाकी का हमारा जो मास है वो एक लेवल से ऊपर नहीं निकल पा रहा है। और ये हमारे समाज के लिए चिंता का विषय है कि हमारे बच्चे वहाँ तक सोच ही नहीं पाते और उस प्रकार का इन्वायरमेंट हमारी सोसाइटी में क्रिएट नहीं हो पा रहा है, उनकी सोच उस दिशा में जाए। इसके अलावा देखो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव जो सर्विस है उसका आकर्षण बहुत ज़्यादा होता है। जब आप बोर हो रहे हो तो टीचिंग का एक कंसेप्ट है, जब बच्चे बोर होने लगे तो बीच में कुछ रोचक सुनाया जाता है। तो कहानी सुनाता हूँ जो सही घटनाओं पर आधारित है। हमारे उदयपुर की एक पूर्व कलेक्टर महोदय रही है। कहानी का मतलब पूरी कहानी नहीं है, उसमें सच्चाई है। दक्षिण भारत के, उनका नाम शायद देना ठीक नहीं रहेगा, यूट्यूब पे भी रिकॉर्डिंग हो रही है। दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव में छोटे से मिडिल स्कूल की छात्रा थी। शायद उन्होंने कभी सोचा नहीं कि कलेक्टर की पोस्ट क्या होती है और मुझे क्या करना है। उसके दिमाग में था 9वीं में पढ़ रही थी, अगले साल 10वीं क्लास में पढ़ूंगी, 11वीं तक मेरी शादी हो जाएगी और उसके बाद में मेरा पति है जो कुछ अर्न करेगा और मैं अपने घर को संभालूंगा। इतनी सी सोच। कलेक्टर का प्रोग्राम था, स्कूल में विजिट थी, सभी बच्चे और स्टाफ थोड़े से उत्साहित थे। कोई कुछ तैयारी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन वो बच्चे गुमसुम। उस स्कूल की जो प्रिंसिपल थी उस बच्चे को देख रही थी कि ये बच्ची है बिल्कुल साइलेंट है, इसको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि कौन आ रहा है। थोड़ी देर बाद एक लाल बत्ती की गाड़ी आती है। कोई व्यक्ति आता है जो उसकी सिक्योरिटी में लगा हुआ था, फाटक खुलता है और अंदर से कलेक्टर महोदय है। वो बच्ची अचानक खड़ी होती है, उसको देखती है और फिर वो जानना शुरू करती है कि आखिर इस लेडीज में क्या है जिसको गेट से उतारने के लिए दूसरा सिक्योरिटी मैन खड़ा होता है जिसके कंधे पे स्टार लगे हुए, उसका गेट है। उसके मन में उस पद के प्रति और सेवा के प्रति इच्छा जागृत होती है कि शायद मैं कुछ ऐसा कर सकती हूँ। वो प्रेरणा कब कैसे उस बच्ची ने ली और उस दिशा में वो आगे बढ़ी। उसने इसका प्लानिंग बनाया, मुझे यूपीएससी एग्जाम क्लियर करना है। अपने घर वालों से कहा कि मुझे शादी नहीं करवानी है। बहुत मिडिल क्लास फैमिली से थी। बहुत ज़्यादा संघर्ष करने के बाद में उसने यूपीएससी एग्ज़ाम क्रैक करके वो आईएएस बनी और टॉप आईएएस में उसकी गिनती होती है। तो कब कौन किससे और कैसे प्रेरणा ले ले ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन हमारे जो मोटिव अपन बनाते हैं, जिनको अपन अपने आदर्श बनाते हैं या अपने देसी भाषा में गए जिनको अपन अपना हीरो बनाते हैं, कुछ ऐसे लोगों को चुने जो वास्तव में काबिलियत रखते हैं। जो फिल्म स्टार हैं, देखो कुछ समय की स्क्रिप्ट है, उसको रोल प्ले कर रहे हैं, उसके पीछे बहुत बड़ी टीम लगी हुई है, उनको अपना आदर्श नहीं माने। कम से कम ऐसे लोग जो बड़ी मेहनत के साथ में और बहुत बौद्धिक क्षमताओं के साथ में समाज के लिए और अपने खुद के लिए बहुत ज़्यादा अचीवमेंट करते हैं, उनको अपना आदर्श माने। अपन बात करते हैं प्रशासनिक सेवा। देखो नाम सुनने से ऐसा लगता है कि शायद बहुत बड़ा काम होगा और वास्तव में बहुत छोटा नहीं है, बहुत बड़ा ही है। एक लंबे पेशेंट, लंबी तैयारी, बहुत ज़्यादा त्याग, बहुत ज़्यादा सोशल डिस्कनेक्शन के बाद में ये सफलता व्यक्ति को मिलती है। लेकिन जब मिलती है तो उसके बाद में उसके जो रुतबे होते हैं शायद और किसी के नहीं होते और जीवन पर्यंत रहते हैं। देखो यूपीएससी का एग्ज़ाम या आरएस का एग्ज़ाम, प्रशासनिक सेवा के दोनों एग्ज़ाम हैं। इनके लिए जो क्वालिफिकेशन है बहुत कम है, खाली पासिंग मार्क पीजी चाहिए आप, सॉरी ग्रेजुएशन चाहिए, पासिंग मार्क, कोई परसेंटेज की कंडीशन नहीं है। लेकिन आपको तैयारी बहुत प्रोग्राम के साथ में, बहुत प्लानिंग के साथ में, बहुत लंबे समय तक करनी पड़ती है। एक इसका थोड़ा सा शॉर्टकट बता रहा हूँ मैं। देखो राजस्थान जो तहसीलदार सेवा है वो टीएसपीसी है, रिजर्वेशन क्राइटेरिया में आती है और हमारा जो क्षेत्र है वो टीएसपी एरिया में है। उसमें बाहर के लोगों से हमें कंपटीशन नहीं करना। टीएसपी में आरटीएस की पोस्टें निकलती है। देखो तहसीलदार पद के लिए सीधी भर्ती तो नहीं होती है, जिसको अपन नायब तहसीलदार कहते हैं, उस पद पर भर्ती होती है सीधी भर्ती, वो सेकंड ग्रेड पोस्ट है। लेकिन उससे बहुत जल्दी तहसीलदार और एसडीएम तक पहुँचा जा सकता है प्रशासनिक सेवाओं में। अगर हमें लगता है हम बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकते, हमारी बौद्धिक क्षमताएं तो कमज़ोर नहीं है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकते, तो ये भी हमारे पास एक रास्ता है कि अपन आरएस में थोड़े से लोअर रैंक पे भी आए तो आरटीएस से एक शॉर्टकट रास्ते के जरिए अपन टीएसपी में जा सकते हैं। और इस विषय पर हमारे ज़्यादातर लोगों का, ये जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनका ध्यान नहीं जाता है।
शायद उनको ये पता नहीं हो या फिर उन्हें ये लगता है कि हमारी अप्रोच से बाहर है, तो उस तरफ भी हम जा सकते हैं। उसके अलावा अभी 12th के बाद में CET और ग्रेजुएशन के बाद में CET के जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं वो कंडक्ट होते हैं। देखो आज के समय में सरकार के सामने सबसे बड़ी समस्या है, कोई भी एग्जाम करवाए तो उसमें लाखों की संख्या में कैंडिडेट आते हैं। इतना बड़ा फेयर एग्जाम कराना बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है। तो सरकार ने स्क्रीनिंग का एक फॉर्मूला निकाला है कि हम क्यों नहीं CET के तहत सभी बच्चों की स्क्रीनिंग कर दें और जिस पद के लिए अपन भर्ती निकालें उसमें उस पद की जो संख्या हो उसके 15 गुना बच्चों को बैठने की परमिशन दें। तो CET आपको देना बहुत ज़रूरी है और कोशिश ये करें कि उसमें बहुत अच्छे नंबर आए ताकि आप आने वाले समय में जो एग्ज़ाम हो उनमें आप पार्टिसिपेट कर पाएँ। और ऐसा नहीं हो कि आप जानकारी के अभाव में CET नहीं दें और आने वाले एग्जाम से वंचित रह जाए। तो ग्रेजुएशन लेवल की और 12th लेवल की CET दोनों एग्जाम हैं और उनको बहुत अच्छे नंबरों से क्रॉस करें ताकि आने वाले समय में ये जो क्राइटेरिया बने, जैसे 1000 पोस्टें निकली 15,000 बच्चों को बैठने की परमिशन होगी, तो हो सकता है आप उस क्राइटेरिया में शामिल नहीं हो पाए। इस एग्ज़ाम को भी बहुत गंभीरता से लेना चाहिए हमें। उसके अलावा बहुत सारे कोर्सेज हैं, लेकिन सबके बारे में लगभग जानकारी आपको पूर्व की PPT में मिल चुकी है। मैंने बहुत सीमित समय में और आपकी मनोदशा को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ज़्यादा सुनने के मूड में भी नहीं हैं और मैं भी आपको ज़्यादा देर तक पकाना नहीं चाहता। लेकिन ये जो सेमिनार है इसको आप थोड़ा सा रिकॉल करिए, यूट्यूब पे जाके भी वापस देखिए, आपके काम की कोई चीज़ें हैं। जिन लोगों ने इसको ऑर्गेनाइज़ किया बहुत मेहनत की है इस PPT को बनाने में। हमारे जो पूर्व वक्ता थे उन्होंने बहुत लेवल के साथ में बहुत अच्छे से कंटेंट तैयार किए हैं। शायद आपको ये फ्री में मिल रही है जिसकी उपयोगिता आपके लिए कम हो, लेकिन आने वाले समय में जब आपको लगेगा कि आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे हैं, आप निर्णय लेने में असक्षम हैं, आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, तो शायद इनकी उपयोगिता आपको पता चलेगी। और हो सकता है आप किसी सेमिनार में जाएं और वो पेड सेमिनार हो जिसमें आपको पैसा देना पड़े। और एक अर्थशास्त्र का सीधा नियम है कि जहाँ पर हमारी जेब से पैसा निकलता है वहाँ कंसंट्रेशन बहुत अच्छा रहता है। और जो चीज़ हमें फ्री में मिलती है, चाहे डॉक्टर ने बहुत अच्छी दवाई IGHS के तहत या फ्री वाली स्कीम के तहत लिख दी है तो हमारे घर में पड़ी रहेगी, उसको हम लेंगे नहीं। और वही दवाई अगर 100 रुपये का एक टैबलेट का जो स्ट्रीप है वो लेकर आए हैं तो उसकी एक भी गोली वेस्ट नहीं जाएगी। तो शायद ये फ्री है तो आपको लग रहा है इसकी उपयोगिता कम है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं सभी पूर्व वक्ताओं का और आयोजन कमेटी का बहुत बहुत आभारी और सभी छात्रों का कि आपने मुझे इतने ध्यान से सुना और मैंने प्रयास किया मेरी तरफ से जो हो सकता था। बहुत बहुत धन्यवाद।